can be classified into two parts. First one is central nervous system and second one is peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर हम जब आगे देखते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड उतने डिटेल्स में नहीं पढ़नी है, लेकिन ब्रेन पढ़ना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फोर ब्रेन अगर हम बात करते हैं तो फोर ब्रेन जो होती है इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ऑल्फैक्टरी लोब, ये पेयर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अप्रोक्सीमेटली 80% जो पार्ट होता है तुम्हारा ब्रेन का वो सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम के अंदर में दो हेमिस्फेयर पाए जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। तो अगर देखोगे तो सेरिब्रम के अंदर में हेमिस्फेयर की संख्या कितनी हो जाती है? दो हो जाती है। इसमें भी आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम होता है वो हमारे राइट पार्ट, मतलब बॉडी के राइट पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और जो राइट सेरिब्रम होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि सेरिब्रम जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। लेफ्ट वाली कंट्रोल करती है फंक्शंस ऑफ द राइट साइड और राइट वाली कंट्रोल करती है फंक्शंस ऑफ द लेफ्ट साइड। And the third part of forebrain is known as diencephalon. Diencephalon again is composed of epithalamus, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसको सबका हम लोग फंक्शन अभी एक एक करके देखेंगे, अभी केवल फ्लो चार्ट पे ध्यान देते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर में आपके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है सेरिब्रल पेडंकल्स और दूसरा होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है ये पेयर के रूप में पाया जाता है, मतलब कि ये बाईजेमिना के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ना, ये दो कॉर्पोरा बाईजेमिना का बना हुआ है, और दोनों ही जो कॉर्पोरा बाईजेमिना होती है, एक आपका कंट्रोल करता है ऑडिटरी फंक्शन को और दूसरा कंट्रोल करता है आपके विजुअल फंक्शन को, मतलब कि देखने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ चीजों को सुनने में समझने में भी हेल्प करता है। इसके भी फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब कि सबसे पीछे का जो पार्ट होता है ब्रेन का। अगेन इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। अच्छा, मैंने इसको डबल रिपीट कर दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये रिपीट हो गई है आपकी, इसको आप यहां से इसको आप हटा दीजिए, इसको कर दीजिए फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, और थर्ड जो होता है वो आपका होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, गलती से पॉन्स दो बार हो गई थी। तो हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन के आपके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका सेरिबेलम, सेकेंड कंपोनेंट होती है आपकी पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लंगाटा। इसके लिए जानते हैं पॉन्स वेरोली जो है ना, इस नाम को थोड़ा याद रखिएगा। पॉन्स वेरोली को हम लोग ह्यूमंस के केस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं, मतलब कि हमारा जो ब्रीदिंग का रेट होता है ना, उस ब्रीदिंग को, रिस्पायरेशन के रेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में पॉन्स वेरोली पाई जाती है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है ना, तो लोगों को अक्सर लगता है कि दम घुटने के कारण उस आदमी को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सबसे ऊपर में जो बोन होती है ना, सबसे पहली बोन जो स्पाइनल कॉर्ड की होती है, उस बोन का नाम होता है एटलस बोन। और ये बोन शेप में कैसा होता है? स्पीयर शेप्ड, मतलब कि भाले के जैसा। ठीक है, और जब तेजी से झटके से फांसी दिया जाता है ना, तो ये एटलस बोन आपका टूट जाता है, और एटलस बोन टूटकर किसको पेनिट्रेट करता है? पॉन्स वेरोली को पेनिट्रेट कर देता है। इसी कारण से पॉन्स वेरोली हमारी डैमेज हो जाती है, इस कारण चाह के भी वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। तो ये आपकी रियल होती है कॉज की वाई हैंगिंग बाई डेथ जो हम देते हैं उसमें पॉन्स वेरोली आपकी डिसफंक्शनल हो जाती है, और इसी कारण से वह व्यक्ति की डेथ होती है। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट हो गए आपके हिंड ब्रेन के। अब इस तरफ हम लोग आते हैं थोड़ा सा, जो हमारा नर्वस सिस्टम का सेकेंड कंपोनेंट था उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, पेरिफेरल से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लोकेशन तो आप इमेजिन कर ही रहे हैं, ये हमारी ब्रेन में और हमारे बैक साइड में पाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम आपका ऑपरेट होता है, उस नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
इसके दो कंपोनेंट होते हैं फिर से, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। नाम से लगता है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर। इसको हम जितने भी आपके वॉलेंट्री से कंट्रोल होते हैं ना, वो हमारे विल पावर से कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को हम अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, जिसमें पहला होता है क्रैनियल नर्व्स। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। मैंने कल भी लिखा था, मैं इसका नाम आपको कुछ देर के बाद बता दूंगा, क्रैनियल नर्व कौन कौन से होते हैं। तो टोटल आपके 12 क्रैनियल नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है क्रैनियल। क्रैनियल जो होता है ना, ये क्रैनियम से आता है। क्रैनियम मतलब होता है हमारे स्कल का कवरिंग। जैसे कि हम अपने स्कल को टच करते हैं तो ये थोड़ा सा सॉलिड और रिजिड अपीयर होता है ना, तो वो जो रिजिड आपकी अपीयर हो रही है स्ट्रक्चर, जो हमारा स्कल है, उसका फर्स्ट पार्ट होता है क्रैनियम। और इसी क्रैनियम से आपके 12 नर्व्स निकलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्रैनियल नर्व्स। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आपके 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, जो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो सबसे अंत का कंपोनेंट होता है वो होता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो इसको मैं शॉर्ट में यहीं पर बता दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो कंपोनेंट हो जाता है, सिंपैथेटिक और दूसरा हो जाता है पारासिम्पैथेटिक। तो पहले समझिएगा कि जब बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में काम करना होता है, इमरजेंसी कंडीशन मतलब कि जब कुछ खास चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए हम किसी ट्रेजिक एक्सीडेंट में फंस गए हों, या फिर हमें खतरा महसूस हो रहा है, हमें भागने की जरूरत है, तो कभी भी जब इमरजेंसी कंडीशन आपका ट्रिगर होता है ना, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें उस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। तो कैसे प्रिपेयर करेगा, थोड़ा इमेजिन कर लो आप। जैसे कि अभी हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग, हमारा रेट ऑफ हार्ट बीट, ये भी आपका नॉर्मल है। लेकिन मैं कंडीशन ले लेता हूं कि किसी डॉग ने मुझे दौड़ाया, मुझे उसके काटे जाने का खतरा है, तो मुझे क्या करना है, डॉग से ज्यादा तेज भागना है। मतलब कि यहाँ पर आपकी इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, तो हमारा बॉडी कैसे प्रिपेयर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, प्लस मतलब कि इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जब हमारा हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, आपका तेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारी पुपिल्स होती हैं, अगर हमें खतरा महसूस होता है, हमें बहुत डर लगता है, तो हमारी पुपिल्स क्या होती है, डायलेट कर जाती है। तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन का एक सिम्टम होता है। अगर पुपिल्स डायलेट कर रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपरेशनल है, ठीक है ना। इसके बाद और भी आपकी कंडीशन होती है, आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल दिया जाता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, मैंने आपको बताया भी था श्रेया जब शुरू में हमने पढ़ा था। इसे हम 3F हार्मोन बोलते हैं, एड्रिनलिन, ठीक है ना। तो ये आपकी हार्मोन होती है एड्रेनलिन हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो पारासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजेगी ताकि हमारे बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस हो सके। इसके बाद आपकी कभी कभी बहुत खतरा होने पर पाइलो इरेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके सिम्टम्स जब बॉडी में प्रोड्यूस होंगे ना, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वी आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, और उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है बाय डूइंग सच काइंड ऑफ एक्शंस। ये सब जो आप एक्शन देख रहे हैं ये तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारी बॉडी नॉर्मल से इमरजेंसी कंडीशन के तरफ जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी से लड़ने के लिए तैयार करता है। अब दूसरा कंडीशन ले लो कि हमारी इमरजेंसी कंडीशन आपकी सॉर्ट आउट हो गई है, और अब हमारे बॉडी को वापस किधर जाना है, नॉर्मल स्टेटस के तरफ वापस मुड़ना है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ हार्ट बीट हमने बढ़ाया था, इसको क्या किया जाएगा, फिर से डिक्रीज किया जाएगा। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर बढ़ी थी, इसको भी आपका डिक्रीज किया जाएगा। तीसरा, पुपिल्स आपका डायलेट किया था, ये फिर से पुपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। इसके बाद
आपकी जो एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस की जाती है, इसको अब प्रोडक्शन आपका स्टॉप किया जाता है। पाइलो इरेक्शन वापस आपकी नॉर्मल हो जाती है, हमारे हेयर्स जो होते हैं नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन है ना, ये वापस आपको इमरजेंसी से किधर ला रहा है, नॉर्मल स्टेटस की ओर। तो ये जो आपका होता है सिंपैथेटिक, ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है। और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को वापस इमरजेंसी से नॉर्मल की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। तो आप मुझे ये बताएं कि सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक समझने में कहीं कोई दिक्कत बेटा? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, अभी मैंने इसी फ्लो चार्ट के हेल्प से बता दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो होते हैं, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, ठीक है। आप चाहें तो इसमें कुछ और कंडीशन आप कर लीजिए। आपने देखा होगा कि जब हमें बहुत डर लगता है या हमें खतरा महसूस होता है ना, तो हमारा मुंह जो होता है सूख जाता है, मतलब कि सलाइवा क्या होती है, सलाइवा ड्राई हो जाती है। तो हमारे मुंह में अगर सलाइवा सूख रहा है, इसका मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और अगर हमारे मुंह में सलाइवा प्रॉपरली बन रही है, मतलब कि पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो आप जितने भी कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो जो कंडीशन प्रोड्यूस होता है इमरजेंसी कंडीशन में, वो सब सिंपैथेटिक